हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। ये जो प्लेलिस्ट में है, हम इस बुक के बारे में समरी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस जी। ठीक है, तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द ल्योर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में प्रलोभन और खतरे, ट्रेडिंग के प्रलोभन और खतरे क्या हैं, तो इसके बारे में मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, उस चीज़ों को मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों को समराइज़ करने का ट्राई करूँगा। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, ताकि एक एक पॉइंट जो भी इस बुक में है वो आप लोगों को समझ आए। तो ये बात कुछ ऐसी है कि जो मार्क डगलस जी हैं वो एक एडिटर के साथ किसी सेमिनार अटेंड करने के लिए बैठे हुए थे। तो एडिटर ने ऐसे ही पूछ लिया मार्क डगलस जी से कि मार्केट में जो लोग आते हैं वो काफ़ी अकम्प्लिश लोग हैं, ऑलरेडी अपने अपने करियर में काफ़ी सक्सेस पा चुके हैं, बट स्टिल जब वो मार्केट में आते हैं तो क्यों वो लोग लॉस करते हैं, क्यों वो लूजर्स होते हैं। तो इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मार्क डगलस ने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई है। जो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का वो है अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन। डगलस जी का ये कहना है कि मार्केट में कोई भी आदमी आता है तो वो किसी अट्रैक्शन की वजह से आता है, और बहुत ऑब्वियस अट्रैक्शंस वाले रीजंस मार्केट में आने के। मार्केट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और अनलिमिटेड फ्रीडम प्रोवाइड करती है। इस प्रकार की फ्रीडम जो आज तक हमें कभी ज़िंदगी में मिली नहीं है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में सोसाइटी होता है, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके लिए कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, वो कुछ उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जब मार्केट में हम आते हैं तो मार्केट में टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और अनलिमिटेड हमको फ्रीडम प्रोवाइड करता है ये मार्केट। हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि अकाउंट ओपन करना, जैसे कि कुछ पैसे लेना। एक बार अकाउंट ओपन हो गया, पैसे आ गए, उसके बाद हम टोटली फ्री हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो डगलस जी को किसी ने, एक आदमी ने बताया था कि अगर हम बॉन्ड फ्यूचर्स है ना, बॉन्ड ऑप्शंस या फिर कैश बॉन्ड मार्केट, इन सब के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखें तो इस दुनिया में अराउंड 8 बिलियन पॉसिबल स्प्रेड कॉम्बिनेशन, मतलब 8 बिलियन स्प्रेड वाले कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। और अगर इसमें हम टाइम फैक्टर इंक्लूड करें तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो जो एडिटर है वो ट्रेडर वो डगलस जी से कहते हैं कि अच्छा, इतने सारे अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बावजूद लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। तो डगलस जी का ये कहना है कि जितने ज़्यादा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और अनलिमिटेड फ्रीडम आता है, उसके साथ ही साथ हर इंडिविजुअल का साइकोलॉजी डिफरेंट होता है, तो हमको एक साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई भनक ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी कोई प्रॉब्लम है। अगर उनको प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे लेकर आएंगे, ये डगलस जी का कहना है। फिर मार्क डगलस जी ये भी कहते हैं कि मार्केट में जो बैलेंस बनाना है ना, तो हमको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किन दो चीज़ों के बीच बैलेंस? पहली चीज़ है फ्रीडम टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की जो हमको आज़ादी मिली है उस पर, और जो मार्केट में एक फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल डेंजर्स हैं और जो डैमेज हो सकता है, इसके जो पॉसिबिलिटी है उसके बीच, और हमको कुछ भी करने की आज़ादी है, इन दोनों चीज़ों के बीच हमको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। और ये बैलेंस बनाना ही एक प्रकार का एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है। तो फिर वही डगलस जी ये बताते हैं कि इस दुनिया में हम जब से आए हैं, है ना, जब से इस अर्थ पर आए हैं, तब से कुछ ना कुछ रूल्स हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसकी वजह से जब हमको आज़ादी मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं मार्केट की ओर। लेकिन हमको अट्रैक्शन के अलावा मार्केट पर लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ये उनका कहना है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज़ों के लिए क्यूरियस होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो क्यूरियस होता है, और हर बच्चा सेम चीज़ों के लिए क्यूरियस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी प्रकार से हमको हर टाइम क्यूरियस रहना चाहिए, और हमको देखना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम किस चीज़ में क्यूरियस हैं। और क्यूरियसिटी के हिसाब से अगर आपको ट्रेडिंग या मार्केट में आपको लर्निंग की कोई चाह है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तभी आपको मार्केट में आना चाहिए, ना कि इन अट्रैक्शंस की वजह से। जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो है द डेंजर्स। डगलस जी ये बताते हैं कि बहुत सारे डेंजर्स एसोसिएटेड हैं इस मार्केट में। जो बहुत बड़ा डेंजर है वो है एक सोशल डेंजर। इसके बारे में वो बताते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एथलीट्स पैदा हो रहे हैं ऐसे परिवार में, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो है क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, क्लासिकल आर्ट की तरफ, ठीक। तो इसकी वजह से आप जो है, आपका एक्चुअल इंटरेस्ट एथलेटिक्स या एथलेटिक एक्टिविटीज़ में नहीं आ पा रहा है, बल्कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में आ पा रहा है। लेकिन
आपके माता पिता, आपके भाई बहन, हर कोई ये चाहेगा कि आप भी एथलेटिक वाली चीज़ों पर ही फोकस करें, और आपका कुछ आर्ट से रिलेटेड काम करना उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो इस चीज़ों को अपोज करेंगे। ठीक है, फिर आप एक डायलेमा में आ जाएंगे। डायलेमा में इस प्रकार के डायलेमा में आएंगे कि आप ऑलरेडी एथलेटिक, क्योंकि वो चीज़ जेन्युइन है, आप बचपन से उस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं और बचपन से आपको उस प्रकार का प्रैक्टिस दिया गया है कि आप एथलेटिक्स में नेचुरली काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो जो आर्ट है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आप उतने अच्छे नहीं हैं। तो आप एक डायलेमा में फंस जाएंगे कि मुझे किस रास्ते में जाना चाहिए, पहले रास्ते में जो मेरा पारिवारिक वाले रास्ते हैं, या सेकंड जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। जो फर्स्ट रास्ता है उसमें आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये एक प्रकार का डेंजर है, आपको उस जगह पे जाने नहीं दिया जाएगा। एक प्रकार से वो हर्डल है, और ये हर्डल जो है, जो फर्स्ट अप्रोच है, एथलेटिक वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको हर प्रकार का इंकरेजमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकंड पाथ को चूज़ करते हैं तो आपको ना तो इंकरेजमेंट मिलेगा ना ही सपोर्ट मिलेगा। डगलस ये बताते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमको हर जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको रेस्ट्रिक्शंस मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि अपनी ज़िंदगी में हम इस प्रकार के सेंटेंस कुछ लिस्ट किए हुए हैं। इतने सेंटेंस कितने बार सुने हैं? नो नो, यू कांट डू इट, आप ये नहीं कर सकते। यू कांट डू इट दैट वे, यू हैव टू डू इट दिस वे। इसको उस तरीके से नहीं करना, इसे इस तरीके से करना होता है। नॉट नाउ, लेट मी थिंक अबाउट इट, अभी नहीं, बाद में करेंगे, मुझे पहले सोचने दो। आई लेट यू नो, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, इट कांट बी डन, ये नहीं हो सकता। या फिर वॉट मेक्स यू थिंक अबाउट इट, आप अगर कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल कि क्यों करना चाह रहे हो ये चीज़ों को, है ना। फिर अगर आपको कुछ चीज़ करने में मन ही नहीं है तो आपको बोला जाएगा यू हैव टू डू इट, यू हैव नो चॉइसेस, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइसेस नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें फोर्सफुली जो हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ हमें करने को कहा जाता है। और इस प्रकार से ये एक डेंजर है, एक सोशल डेंजर है कि ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट, उतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन आपको उस डेंजर्स और हर्डल्स को पार करते हुए इस चीज़ों को करना पड़ेगा। अब इतने सारे चीज़ों के बाद भी हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे डिनाइल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम इतने सारे डिनाइल्स मिलना बहुत आम बात है, कॉमन बात है, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये जितने प्रकार के डिनाइल आ रहे हैं या फिर इस प्रकार के डिनाइल से जो इमोशंस आ रहे हैं वो इमोशंस आपके उस एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करने चाहिए जिस एबिलिटी की वजह से आप मार्केट में डिसिप्लिन्ड है ना। या फिर डिसिप्लिन या फिर कंसिस्टेंट अप्रोच, आपका जो रूल्स है उसको फॉलो करने में इस प्रकार की जो फीलिंग्स है या थॉट्स है वो आपको उस टाइम पर अफेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आप टोटली इन सब से फ्री हैं, इन सब इमोशन से फ्री हैं, तभी आपका मेंटल स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो अगर हमको एक अच्छे मेंटल स्पेस में आना है तो इन डेंजर्स को भुला कर आना पड़ेगा। फिर जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का वो है द सेफ गार्ड्स। ठीक है, तो सेफ गार्ड्स, तो डगलस जी यहाँ पर ये बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सोसाइटी है, तो हमारी सोसाइटी में हमारे जन्म लेने से पहले ही बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। अच्छे अच्छे रूल्स भी हैं, बुरे रूल्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रूल्स है, कुछ बाउंड्रीज है या कुछ ना कुछ है। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट लिमिटलेस है, यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, आप कभी भी ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट इज़ अनलिमिटेड, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो अगर आपको यहाँ पर डेंजर से बचना है ना, खुद को सेफ करना है, तो आपको खुद के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि सोसाइटी में हमको बने बनाए रूल्स मिलते हैं, मार्केट में हमको बने बनाए रूल्स नहीं मिलने वाले हैं, हमें खुद के लिए खुद से रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये डगलस जी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं इस चीज़ों पर। वो ये कहते हैं कि जो एक विनर ट्रेडर होता है ना, विनर ट्रेडर को और जो कंसिस्टेंट विनर्स होते हैं वो एडवांस में ही उनके पास रिस्क कितना है वो उन्हें पता होता है। अगर वो कोई ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले ही उनके दिमाग में कितना रिस्क एसोसिएटेड है उस ट्रेड के साथ, इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो कंसिस्टेंट लूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना, जबकि प्रिवेंट करना मतलब वो मार्केट से लड़ते हैं कि ये लॉस मुझे नहीं हो सकता, और इस लड़ाई के चक्कर में वो एंड करते हैं बहुत सारे लॉसेस के साथ, और वो एक कंसिस्टेंट लूज़र वाली कैटेगरी में गिर जाते हैं। जो ट्रेडिंग में बहुत सारे कंट्राडिक्शंस आते हैं, है ना, और एक ट्रेडिंग का गिफ्ट भी है या फिर कर्ज भी है, हम एक साथ बोल सकते हैं। गिफ्ट ये है कि ट्रेडिंग में हमको कोई ये बताने वाला नहीं है या फिर या कोई रूल्स नहीं है, है ना।
हम हर चीज़ के खुद के ओनर खुद हैं। यहाँ पर हमको कोई बताने वाला नहीं है कि हमको क्या करना है, या फिर हमको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये एक प्रकार से गिफ्ट है ट्रेडिंग का। सिमिलरली जो कर्ज है ट्रेडिंग का वो ये है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो हमारे पास अनलिमिटेड रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसे आप जिस तरीके से देखें उस तरीके से देख सकते हैं कि एक प्रकार से गिफ्ट भी है, कर्ज भी है। ये डगलस जी का कहना है। अब इस पार्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डगलस जी बताना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट ये है कि द अनविलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, सेफ गार्ड। अगर आपको सेफ रहना है खुद को, तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो मार्क डगलस जी बहुत ही ये चीज़ बताते हैं कि आज तक उन्होंने जितने भी ट्रेडर से मिले हैं, है ना, हर ट्रेडर से जब बातचीत में ये पता चला है कि ट्रेडिंग करने के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मुझे आज तक एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला है जो इस बात को डिनाई करता हो। इसका मतलब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें रूल्स बनाने हैं, रूल्स को फॉलो करने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लोग रूल्स को फॉलो करते हैं नहीं। और ये नेचुरल है। नेचुरल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक बचपन से लेकर अभी तक आप जब तक टाइम है आप कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो किए ही हैं, है ना। रूल जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको आप फॉलो करते आ रहे हैं, और अचानक से जब आपको इस प्रकार की आज़ादी मिल जाती है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, तो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उस वक्त पर चाह कर भी आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको इस प्रकार की आज़ादी पहली बार मिली है जो आज तक कभी आपको नहीं मिली थी। लेकिन डगलस जी यही बता रहे हैं, आपको ये चाह वो ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर आप मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे और डिसिप्लिन के साथ उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो बता रहे हैं वो है फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डगलस जी ये बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा मार्केट में। ऑलरेडी कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, या कुछ भी एक्शंस हो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक प्राइम एग्जांपल देते हुए ये कहते हैं कि मैं आज तक हज़ारों ट्रेडर्स के साथ मिला हूँ। डगलस जी ये कहते हैं कि मैं हज़ारों ट्रेडर्स के साथ मिला हूँ, है ना, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो घंटों घंटों रातों रातों तक बैठकर एनालिसिस करते हैं मार्केट की, है ना। उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे या अलग अलग टाइप का एनालिसिस करेंगे, लेकिन जब वो मार्केट में एक्चुअली उतरते हैं, जब मार्केट में आते हैं, तो जो ट्रेड्स लेते हैं वो अपने एनालिसिस के हिसाब से नहीं लेते हैं, बल्कि किसी फ्रेंड के टिप पर या किसी और के टिप्स के आधार पर ले लेते हैं। और उस टिप्स के आधार पर अगर उनको प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात, और अगर लॉस होता है तो वो ब्लेम खुद नहीं लेते हैं, ब्लेम उनके ऊपर लेते हैं जिनसे उन्होंने टिप्स लिया है। तो इस प्रकार से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। लेकिन मार्केट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। डगलस ये कहते हैं कि कोई सा भी ट्रेड हो, है ना, चाहे आपने एनालिसिस किया हो या ना किया हो, उस ट्रेड में ये पोटेंशियल ये है कि वो एक बिग विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। ये उनका ये कहना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, द बिग विनिंग ट्रेड कैन कम योर वे वेदर यू आर अ ग्रेट एनालिस्ट और अ लॉजी वन, वेदर यू डू और डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चाहे ना ले, बिग विनिंग ट्रेड जो है वो आपके पास आने ही वाले हैं, चाहे आप अच्छे एनालिस्ट हो या ना हो। बस आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी डिसीजंस होगा वो मेरा होगा। जो थर्ड प्रॉब्लम बताते हैं वो है एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स। एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स इन द सेंस ये बताते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं कि एक सेट ऑफ मंकीज़ हैं, है ना, मंकीज़ को वो कुछ काम करवाते हैं। ये नहीं, कुछ एक कहानी बता रहे हैं कि अगर कोई सा मंकी है, उससे अगर आप कुछ काम करवा रहे हैं, उस काम के बदले उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉर्ड दे रहे हैं, कंसिस्टेंट रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो जब तक रिवॉर्ड दे रहे हैं इससे उनके अंदर एक आदत लग जाएगी रिवॉर्ड पाने की। और जिस दिन आप उनको रिवॉर्ड नहीं देंगे, है ना, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो जाएगा उनके लिए कि काम करने के बदले रिवॉर्ड मिलता है। ये उनके दिमाग में वो हो चुका है, कोड हो चुका है ये चीज़। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दिन काम करवा रहे हैं और उनके रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद से वो काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड काम के बदले उनके दिमाग में क्या फिट हो गया है, एक रिवॉर्ड फिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर दूसरे सेट ऑफ मंकीज़ हैं जहाँ पे आप उनसे रेगुलरली काम करवा रहे हैं और रिवॉर्ड जो है वो रेगुलर इंटरवल में दे रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूस नहीं दे रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में दे रहे हैं, तो अगर आप उनको गिफ्ट देना भी छोड़ देते हैं फिर भी वो काम करते रहेंगे कंसिस्टेंटली। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो एडिक्शन होता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। एडिक्शन रिवॉर्ड का नहीं होना चाहिए, बल्कि एडिक्शन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। यहाँ पर डगलस जी एम्फोसिस कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रोसेस को करने की वजह से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। जो एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है रिवॉर्ड्स की, रिवॉर्ड्स का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कंसिस्टेंसी है उसका एडिक्शन होना चाहिए। जो लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बताते हैं वो है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जितने भी लोग ट्रेडिंग में आते हैं और काफ़ी अगर अच्छे पोजीशन से आते हैं, अच्छे लोग आते हैं तो फिर वो लोगों का ये है कि अगर उन लोगों को कुछ चीज़ सेटिस्फाई करवाना है, अगर उनको कुछ चीज़ की नीड है, तो वो लोग खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए अपने जो सराउंडिंग होते हैं उन लोगों से वो चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में आप 5 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो आप उन लोगों के साथ कन्विंस करेंगे कि मुझे ये करवाना है, तो वो आप सराउंडिंग से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ आपके लिए करके दें। और इस प्रकार से आप इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच आपका जो इंटरनल आप चाह रहा है और एक्सटर्नल के थ्रू एक्सटर्नल को चेंज करके आप इंटरनल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन मार्केट के केस में ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल मार्केट जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, आप मार्केट को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर मार्केट जो है वो वैसे ही रहने वाला है। वहाँ पर आपको खुद इंटरनल चीज़ों को चेंज करना है। तो यही चीज़ है कि जो ट्रेडर्स आते हैं जो कि अच्छे स्पेशलाइज्ड कुछ काम कर रहे थे पहले अपने अपने, तो उस जगह पर उनका एक आदत सी बन गई है कि अगर उनको कुछ इंटरनल चीज़ों को सेटिस्फाई करना है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ध्यान देते थे, जबकि मार्केट ऐसा नहीं चलता है। मार्केट जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो वैसे ही रहने वाला है। अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको इंटरनल को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है जिससे हमें कॉप अप करना पड़ेगा अगर हम एक सक्सेसफुल विनिंग ट्रेडर्स का एटीट्यूड चाहते हैं तो गाइस इस प्रकार से जितने भी प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन थे वो इसमें एंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर 2 था प्रलोभन और खतरे ट्रेडिंग के, द ल्योर एंड डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग, वो यहाँ पर एंड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने मेरे समझ आया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आप लोगों को समरी बताने का ट्राई किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या कमी रह गई है वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँ। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम ना हो, तो मेरी वीडियो 15-20 मिनट की समरी वीडियो देखकर उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ इस सीरीज़ के लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।